नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। अटेंशन में आज बात रिश्तों का खून, कड़े कानून की। जी हां, मध्य प्रदेश में बीते 17 दिनों में घरेलू हिंसा की 3 बड़ी घटनाएं सामने आने के बाद एक बार फिर शिवराज सरकार सख्त होती नजर आ रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी में भी महिला अपराध और घरेलू हिंसा पर कड़े फैसले लेकर अपनी मामा वाली छवि को और चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चियों के साथ अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया। उसके बाद लव जिहाद पर एक कड़ा कानून लाकर प्रदेश की बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और अब घरेलू हिंसा में महिलाओं के अंग विक्षिप्त करने वालों के खिलाफ एक सख्त कानून लाने की तैयारी है। इस कानून को बनाने के लिए सरकार ने गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी भी सौंप दी है, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय घरेलू हिंसा में महिलाओं के अंग भंग करने वाले दोषियों को धारा 307 से भी कड़ी सजा दिलाने के लिए अध्ययन कर रहा है। तो महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध पर शिवराज सरकार की सख्ती पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों में ज्यादातर देखा गया है कि पति आक्रामक होकर पत्नी के हाथ और पैरों पर हमला कर रहे हैं। ऐसी ही 3 घटनाएं बीते 17 दिनों में सामने आई, जिनमें पति ने चरित्र शंका के चलते रिश्तों का खून बहा दिया और पत्नी के अंगों को उनके शरीर से अलग कर दिया। वहीं घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सख्त कदम उठाने जा रहे हैं और अपनी मामा वाली छवि को बरकरार रखते हुए घरेलू हिंसा को लेकर कठोर कानून बनाने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि घर की महिला पर हिंसा मूलतः विश्वास की हत्या है, जिस पर महिला की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व है। वही यदि आक्रांता और अत्याचारी हो जाएगा तो महिला का भरोसा किस पर रहेगा। साथ ही सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा अत्याचार करने वाले व्यक्ति समझ लें कि सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी। कठोरतम सजा के लिए कड़े प्रावधान किए जाएंगे और पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए भी हर संभव व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सीएम ने प्रदेश के सभी 52 जिलों में महिला थाना बनाने की बात करते हुए कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। इन थानों में महिला अधिकारी पदस्थ होंगी और पीड़ित महिलाएं आसानी से अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकें। इसके लिए प्रत्येक थाने का अलग मोबाइल नंबर दिया जाएगा। अगर अंग भंग कोई करता है, पति करता है, तो मैंने कल भी कहा था वो विश्वास का खून है, रिश्तों का खून, इसलिए उस पर कड़ा कानून बनना चाहिए। अभी 307 के अंतर्गत ही उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन किसी झगड़े के कारण हाथ पैर कटे वो अलग बात है, और पति ही ले जाके काट दे वो तो जघन्यतम अपराध है। इसलिए मैंने निर्देश दिया है कि 307 से बड़ी धारा का हम प्रावधान करें और ऐसे मामले में ऐसी सजा हो कि समाज में मैसेज जाए कि ऐसी घटना अगर किसी ने की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। 307 तो दूसरा काटता तो भी लगती है, इसलिए इस जघन्यतम अपराध के लिए बड़ी सजा क्या हो सकती है, इस पे वर्कआउट करेंगे। प्रदेश सरकार ने घरेलू हिंसा पर सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। इस पर बीजेपी के नेता खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस ऐलान की सराहना की। साथ ही बीजेपी के शासनकाल पर सवाल भी खड़े किए और कहा कि जो बीजेपी अपने घर में अपनी बच्चियों को संरक्षण नहीं दे पा रही है, वो प्रदेश की महिलाओं को कैसे संरक्षण देगी। बीजेपी के शासनकाल में महिला अपराध लगातार बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने अपराध पर नियंत्रण के लिए नाम मात्र की कार्रवाई की है। कि अपने घर में अपनी बच्चियों को संरक्षण नहीं दे पाने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की महिलाओं को कैसे संरक्षण देगी, कैसे सुरक्षित करेगी। आपके पिछले 1 वर्ष के शासनकाल में 10,000 से ज़्यादा महिला अत्याचार के मामले आए हैं। महिला अत्याचार के मामले में आपने नाम मात्र को कार्रवाई करी है। कार्रवाई आप करते नहीं हैं। कानून जो हमारे संविधान में जो ताकतें महिलाओं को मिली है उस पर कार्रवाई करते नहीं हैं। जब आप अपने घर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे तो फिर आप प्रांत को, प्रदेश को कैसे सुरक्षा देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको जनता को देना चाहिए। मध्य प्रदेश में महिला और बच्चियों के साथ हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जहां राज्य सरकार ने सख्त कानून बना दिए हैं, वहीं अब घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान कर शिवराज सरकार ने ये बता दिया है कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, फिर चाहे वो महिला का पति ही क्यों न हो। हालांकि घरेलू हिंसा में पतियों की मानसिकता की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर पत्नी किसी भी पराये पुरुष से बात कर रही है तो उसका अफेयर ही है। बहरहाल सरकार के सख्ती के बाद प्रदेश में बढ़ रही घरेलू हिंसा पर लगाम जरूर लगेगी और महिलाएं राहत की सांस लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। घरेलू हिंसा पर कठोर कानून बनाने के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और घरेलू हिंसा में महिलाओं के अंग भंग की स्थिति में अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही सीएम ने यह भी ऐलान किया कि अंग भंग से प्रभावित महिलाओं की सहायता और क्षतिपूर्ति के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही घरेलू हिंसा के सामान्य प्रकरणों में त्वरित और कठोर कार्रवाई के लिए व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाए जाने का ऐलान भी उन्होंने किया है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने कानून में कड़े प्रावधानों की तैयारी शुरू कर दी है और जल्दी ही इस कानून को अमली जामा पहनता हुआ हम देख सकते हैं और कैबिनेट में से पेश कर दिया जाएगा। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। प्रकाश जी, आज थोड़ा सा मामला लीक से हटकर, क्योंकि मामला महिलाओं से जुड़ा है, अपराधों से जुड़ा है और आमतौर पर इसको लेके बहुत सारे लोग गंभीर होते नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई है। लेकिन वाकई में क्या रिश्तों का खून और कड़ा कानून, इससे संभव है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे अगर कानून कड़ा होगा, सज़ा मिलेगी, सज़ा भय पैदा करती है, इसलिए कड़े कानून का प्रावधान किया जाता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक कहने की बात नहीं है कि महिलाओं के मामले में बेहद संवेदनशील है। इससे पहले भी उन्होंने इस मामले में ही उन्होंने आज 4-4 लाख रुपए जो पीड़ित महिलाएं उनको दिए हैं, तो ये उनकी सदाशयता है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा सरकार अगर कर रही है तो अच्छी बात है। अंग भंग का कानून का जो धारा लगती है वो इस मामले में होती है। हत्या का प्रयास भी अगर पुलिस ने कर दिया तो एक पुलिस का भी वो वाला पहलू है, संवेदनशील पहलू है कि महिलाओं के प्रति अत्याचार में कठोर कानून, लेकिन अलग से प्रावधान अभी नहीं है। ऐसे जो अंग भंग का कानून है, मुझे लगता है कि उसी को सख्त करने का प्रावधान गृह विभाग को करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसमें सजा का प्रावधान कम है। हमने देखा कि पिछली बार सरकार ने जो बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान किया, नाबालिगों से बलात्कार के मामले में, निश्चित हो। उसमें कई 25 से ज़्यादा सजाएं हो चुकी है, लेकिन वो सजा पे अमल अभी तक कहीं नहीं हुआ। 34 मामले ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट तक लंबित है, तो 6 में कंफर्मेशन हो क्योंकि गया। कानून की प्रक्रिया है जी, उस प्रक्रिया को पूरा करना भी जरूरी है। किसी निर्दोष के साथ कोई अन्याय ना हो जाए या कोई दोषी छूट ना जाए, वो सारी कानून की ऐसी प्रक्रिया है। इसलिए उसमें सुप्रीम कोर्ट तक अभी हमने देखा पिछले कुछ समय पहले बलात्कार के मामले में 4 लोगों को फांसी हुई, लेकिन उसमें भी कितने पेच लगे, बिल्कुल, और वो काफ़ी कठिनाइयों के बाद हुई। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत त्वरित डिसीजन भी नहीं हो सकता इस मामले में, लेकिन ऐसे कठोर कानून बनाना जरूरी है। तो अगर शिवराज सिंह चौहान ने इसकी पहल की है तो निश्चित तौर पे सराहना करना चाहिए कि महिलाओं के मामले में मध्य प्रदेश को एक संवेदनशील मुख्यमंत्री मिला है, जो कई तरह की उनके लिए योजनाएं भी बनाई है उनके कल्याण के लिए और अपराधों से बचाने के लिए भी। अब ये एक ऐसे अपराध है मनोज कि जिसमें आप कोई अपराधी को सिर्फ सजा दे के ही दंडित कर सकते हैं, उसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं होता ऐसे अपराध करने का। निश्चित तौर पे एक जो त्वरित गुस्सा होता है आदमी का, या जो उसके दिमाग में भूत सवार होता है, और उसके बाद वो इस तरह के अपनी पत्नी के साथ ही आप उंगलियां काट दो, मतलब क्रूरता की हद तक के जो ये देखने को मिल रहे हैं घटनाक्रम, और एक के बाद एक लगातार 3 घटना ऐसी कि हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए। बिल्कुल, मतलब एक घटना हुई और उसके बाद हमने पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं सुनी, लेकिन एक घटना हुई। तो इसमें एक बड़ा सवाल ये भी, अभी प्रभु से मैं चर्चा कर रहा था कि यार ऐसा क्यों होता है, तो वो कह रहा था कि मीडिया में पहले खबरें इतनी हाईलाइट नहीं होती थी, लेकिन अब खबरें मीडिया में हाईलाइट होती है, और इस तरह के दिमाग वाले उस खबरों को पढ़ के भी कहाँ प्रेरित होते हैं। ऐसे हमने कई घटनाक्रम देखे हैं जब आदमी बुरी चीजों से भी प्रभावित होकर वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हमने देखा है कई सारे क्राइम शो चलते हैं तो वो एक अवेयरनेस के लोग अपराध करने के लिए प्रेरित अपराध होते हैं और नए नए तरीके से अपराध होने लगते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे तो ये भी एक इसका विचारणीय पहलू है। जी प्रभु जी, विचारणीय पहलू है, लेकिन जो हिंदुस्तान के जो आंकड़े वो ये बताते हैं कि जो महिला संबंधी अपराध है उनमें केवल 27% मामले ऐसे हैं जिनमें सजा हो पाती है। उनमें भी खासतौर से ऐसे जिनमें जो हत्या के मामले हैं या लूट के मामले हैं।
रेप केस हैं, छेड़छाड़ी के ऐसे मामले हैं कि कई सारे मामले या तो कोर्ट जाते थे दम तोड़ देते हैं या फरियादी पलट जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर केस में हम देखते हैं कि नज़दीक का आदमी आरोपी होता है, तो सामाजिक दबाव काम करता है और वो या तो महिला पलट जाती है या गवाह मुकर जाते हैं। इस मामले ऐसे मामलों में भी, क्योंकि ख़ासतौर से ऐसे मामले में देख रहे हैं कि पति है, पत्नी के अंग भंग है, कई केस में बच्चे रहते हैं जो रिश्तेदार कुछ दिन उनको रखते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, तो उस परिवार की खातिर महिलाएं सेक्रीफाइस कर लेती हैं या करना पड़ता है कई बार। तो आपको नहीं लगता कुछ और कड़े प्रावधान ऐसे होना चाहिए ताकि कोई अलग से विटनेस की ज़रूरत ना पड़े, कोई ऐसे परिस्थिति जन्य साक्ष्य और कुछ जो उनकी जो जांच प्रक्रिया है इस ऐसे केसों की वो एक अलग तरीके से हो, ताकि सज़ा का स्तर जो है कम से कम 50, 60, 70% तक हो, ताकि एक मैसेज जाए। क्योंकि अगर 100 में से 27 अपराधी को कोई सज़ा मिल रही है, उसमें भी 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल लग रहे हैं, तो फिर ऐसे न्याय का मतलब क्या? देखिए मनोज जी, पहली बात तो ये कि ये जो घटनाएं हुई हैं, जिन 3 घटनाओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ये वाकई में विचारणीय है, जघन्य अपराध हैं ये, और ये एक विश्वास को ठेस पहुंचाने वाले अपराध हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच का मामला है और निश्चित तौर पर उनके बीच में जो आपसी सामंजस्य है, किसी बात पे कहासुनी हो गई, उसको लेकर ये घटनाएं हो रही। जो भी भटनागर जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है कि सरकार को कितना भी कड़ा कानून बनाए, सरकार को इसको लेकर एक मीडिया आचार संहिता बनानी चाहिए कि इन घटनाओं को कितना हाईलाइट किया जाए। बिल्कुल हम अपने अखबार की या हम अपने चैनल की मार्केटिंग के लिए उन घटनाओं की विभत्सता को भी बाजार में उतार देते हैं, हम उसका नकारात्मक से बेच रहे हैं। बिल्कुल, और उसको देखकर ही ऐसी घटनाएं होती हैं। अब ये देखिए, एक भोपाल में घटना हुई, आमतौर पर ऐसी घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देती थी, दूर जहाँ पर दराज के हथिया इलाकों में। कुल्हाड़ी ये सब घर में आमतौर पर यही हथियार होते हैं, और गुस्सा आया उसने हथिया मार दिया, कुल्हाड़ी मार दिया। बिल्कुल, लेकिन शहर में जैसे भोपाल जैसी राजधानी में ये घटना हुई और उसके बाद फिर उस घटना को इतना बड़ा ग्लैमराइज किया गया, उसको 5-6 दिन तक लगातार अखबारों में छपती रही कि पहले उसने पति ने मारा, उसके फोटो भी थे, उसके बाद फिर उसका इलाज को लेकर छपी। हालांकि उस महिला के इलाज ढंग से हो, ये भी अखबारों की मंशा रही होगी, मीडिया की, लेकिन वो जो मंशा का जो प्रदर्शन है उससे वो विकृति और बढ़ती जाती है। और आप ये मान के चलिए, जैसा तत्कालिक गुस्सा या आक्रोश होता है आदमी का, तो उसके दिमाग में जो सुनता रहता है, जो उसके दिमाग में लगातार बस रहा है, वही काम वो करता है। जी तो बिल्कुल, इस वजह से वो घटना होती है। जैसे बच्चों की आत्महत्या का प्रकरण देख लीजिए आप, यदि मीडिया एग्ज़ाम टाइम पे किसी भी एक बच्चे की भी आत्महत्या को छापना बंद कर दे, दिखाना बंद कर दे, तो शायद उस पर रोक लग जाए। लेकिन हम जैसे ही छापते हैं कि एग्ज़ाम के प्रेशर में एक बच्चे ने आत्महत्या की, तो उसके बाद लाइन लग जाती है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं दोषी हम ही हैं इसके लिए, सरकार भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार है। जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उनकी मंशा बहुत अच्छी है, अच्छी मंशा से काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपने एक बात कही जो रेप के मामलों को लेकर कि वो परिणाम तक नहीं पहुंच पाते कोर्ट में जाके, तो इसलिए है क्योंकि पति पत्नी का आपस का मामला या वो महिला उनके बीच का आपस का मामला बन जाता है और बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं। 1-2 मामले तो ऐसे भी है कि कोर्ट में भी शादी की एप्लीकेशन चली गई। एक बच्चे का मामला भी हाल ही में प्रकाश आया कि 6 साल की बच्ची है, उसने पुलिस थाने में जाके शिकायत की कि मेरी माँ ने मेरे को मारती है। अब ये बताइए कि 6 साल की बच्ची को, जिसको ABCD पूरी तरह लिखना नहीं आता हो, है ना, उसको कानून का ज्ञान किसी उसको इस कानून का ज्ञान कैसे है? तो उसको कोई ना कोई ने उसको प्रेरित किया उसके परिवार के प्रति। तो ये जो ऐसी घटनाएं, ये कहीं ना कहीं ये जो दुष्प्रेरण है, ये चीज़ें कम होनी चाहिए। इसको रोकने का प्रबंध मुख्यमंत्री को करना चाहिए। और यदि लेकिन ये ऐसा नहीं लगता प्रभु जी, जो मुख्यमंत्री तो कर रहे हैं कि ये जैसे जो बच्ची का आपने जिक्र किया, या एक और मामला हमने देखा है कि पिता के एक महिला से संबंध होते हैं, वो उनकी डेथ के बाद वो मोबाइल बच्चे के हाथ में जाता है और वो ब्लैकमेलिंग करने लगता है। इसमें सरकार क्या करे? इसके लिए तो सोसाइटी को कुछ करना पड़ेगा, समाज को कुछ करना पड़ेगा। देखिए मनोज जी, समाज को रेगुलाइज करने के लिए हम सरकार चुनते हैं जी। और आज ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट ये कहती है कि कानून के पालन करने के मामले में भारत का नंबर 128 देशों की सूची में 32वां नंबर है। बिल्कुल, मतलब हम बहुत अच्छी स्थिति में कानून का पालन करने के मामले में। यदि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जिसका नाम प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लेते हैं, तो उसमें 128 देशों की सूची में हमारा नंबर 100 के ऊपर है। 100 के ऊपर, बिल्कुल। तो वहाँ हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जो वो भी तब है कि जब लगातार सुधार हो रहा है, तब भी हम 100 के अंदर नहीं आ ऐसे पाए। बनाते हैं, मतलब वो उस रिपोर्ट में कहा कि हम कानून ऐसे बनाते हैं कि जिसका कोई औचित्य हमको बनाने वाले को नहीं पता। कानून क्यों है? कानून इसलिए है, ये एक आचार संहिता है व्यक्ति को खुद को रेगुलाइज करने के लिए, जिसको कि हमने सरकार को जिम्मेदारी दी है। अब वो जो कानून बनाने वाले हैं, इसी कमरे में बैठकर कृषि कानून बना लेते हैं, उनको पता ही नहीं कि फील्ड में क्या हो रहा है। या और भी कोई कानून बना लेते हैं जिसको कि साल 6 महीने बाद फिर अमेंडमेंट आपको करना पड़ता है। या कोई कानून ऐसे हैं इस देश में जो अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे हैं, जिसको अब तक आपने ज़रूरत है, उसके बावजूद आप उसमें कोई सुधार संशोधन नहीं कर रहे हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं इसको सरकारों को देखना चाहिए इसके लिए। और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है मनोज जी, वो बहुत बृहद प्रक्रिया है। आपने हमने भी देखा होगा, कानून बनते हैं तो उसके लिए 4-4, 6-6 महीने तक उसके लिए डिबेट्स होती हैं अलग अलग स्तर पे। संसद में तो बाद में मंजूरी के लिए जाता है, उसका जो प्रारूप आता है वो अलग अलग शहरों में जाता है, वहाँ पर अलग अलग वर्ग समुदाय के बीच में बैठकें होती हैं, डिबेट्स होती है, उसके जो रिकमेंडेशन जाती हैं वो सब फिल्टर होकर वहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद वो कानून बनता है कि जनता के लिए जो हम कानून बना रहे हैं तो किस तरीके का आचार संहिता उसकी होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर में बच्चों के लिए आचार संहिता बनाते हैं, यदि हम कहें कि बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना चाहिए और हम खुद ही ड्राइंग रूम में बैठकर खा रहे हैं, तो वो आचार संहिता का पालन वो नहीं करेगा निश्चित तौर पर। इसलिए ये सारी चीज़ों को रेगुलाइज करना है तो उसके लिए सभी को ढंग से काम करना होगा। आपने कानून बना दिया, मध्य प्रदेश तो वैसा राज्य होगा जैसे मैंने अभी कहा कि जो है भारत में, वो रिपोर्ट कह रही है भारत में कानूनों का ओवरफ्लो है, ओवर बर्डन है लोगों के सिर पर, इतने कानून है। जबकि पुराने कानून केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार जब से आई, जबकि कई सारे सैकड़ों की संख्या पुराने कानून रद्द किए, उसके बाद आप नए बनाते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, इसी कानून की बात करें, यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो शिवराज जी ने, जैसा भी भटनागर जी कह रहे थे, सबसे पहले कानून बनाया कि यदि नाबालिग के साथ बलात्कार होगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया उसमें। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये है कि कोई भी अदालत ऐसी बनाई जाए जो डेडिकेटेड हो उस मामले के लिए और 1 साल के अंदर उसको फैसला सुनाना है। अब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट ही 10 साल तक फैसला नहीं सुना पा रहा है तो फिर आप कहेगा फास्ट ट्रैक, आप सजा ही नहीं दे पा रहे तो उस कानून का औचित्य ही खत्म हो गया। आपकी जो मंशा थी कि नाबालिगों के साथ कोई यदि बलात्कार करता है उसको तत्काल फांसी मिल जाए, तो उसके बाद दो लोग डरेंगे। लेकिन अब जब फांसी देना ही दूभर हो गया है कि आप उसको 37 मामले आप ही बता रहे हैं कि लटके हुए हैं, तो फिर उस कानून से डरेगा कौन? ये उसका भय कहाँ है? तो हो चुकी है, लेकिन फांसी जब तक अदालतों की जो प्रोसेस नहीं सर, जब तक फांसी लटकेगा नहीं तब तक फांसी की सजा नहीं है, तब तक बिल्कुल। हाँ, ये इस चीज को समझना होगा आपको। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों को रोकने के लिए कानून बनाएंगे। आईपीसी में पहले से प्रावधान है, लेकिन एक आप अलग से कानून का बोझ ला रहे हैं। अभी खुद मुख्यमंत्री जी कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि 307 में अभी ऐसे मामलों को लिया जाता है, इसके लिए एक अलग से कानून है। आप अलग से कानून बनाइए, लेकिन उसमें एक प्रबंध ये भी कीजिए, फिर सरकार भी जिम्मेदारी ले कि जो पीड़ित महिला उसके पूरे इलाज, हर्जे, खर्चे और उसके पूरे जीवन का खर्चा सरकार वहन करे। उसके जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी तय हो। नहीं तो वो महिला क्या करेगी, जो अपाहिज हो गई है उसका जीवन यापन कैसे होगा? जो भोपाल की घटना है, वो बाकायदा नौकरी करती थी महिला, अब वो उसका जीवन यापन कैसे होगा? उसके एक बच्चा है, बच्चा कहाँ है उसको नहीं पता, महिला को भी कौन पाल रहा है। निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ों का प्रबंध भी आपको करना होगा, क्योंकि अंततः जो आप कह रहे थे वही होता है कि पति ने भले पत्नी का हाथ पैर काट दिया हो, लेकिन वो ठीक होने के बाद उसको बाद में आएगा कि मेरा बच्चा है, मेरा पति है, जाऊंगी कहाँ, मेरी दूसरी शादी तो होगी नहीं, परिवार है, तमाम सारे दबाव, वो जो है उसी घर में उसको जाना है। बिल्कुल। तो आपको ये सारी चीज़ों को देखकर मानवीय पहलू का इसमें समावेश करना होगा। कानून तो बनते रहते हैं, बहुत सारे बनते हैं, अमेंडमेंट भी होते हैं, लेकिन आप बाकायदा मानवीय पहलुओं को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए सरकार को, और केवल वाहवाही लूटने के लिए ऐसे कानून बनाने से भी बचना चाहिए। बिल्कुल प्रकाश जी, वाहवाही की बात हो रही है ऐसे कानूनों की। हम देख रहे हैं कि जो लव जिहाद की हम बात कर रहे हैं कि राजधानी सभी तमाम जगह ऐसे केसेस आए, 3 तलाक के कानून बन गया, लेकिन इस प्रकार के केस लगातार आ रहे हैं। निर्भया वाले केस के बाद हत्या के बारे हम बात कर रहे हैं, इस नए कानून की भी हम बात कर रहे हैं। और एक और मुख्यमंत्री ने एक और ऑपरेशन चलवाया था, ऑपरेशन मुस्कान, जिसमें कई हज़ार बच्चियों को घर वापसी की गई। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस अफसर है, ये भी तो कभी रिव्यू करते होंगे कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, सज़ा का प्रतिशत कम क्यों है। तो मुख्यमंत्री को या नेताओं को ही क्यों इनिशिएटिव लेना पड़ता है? क्यों डीजीपी ये नहीं सोचता है कि अगर 3000-5000 बच्चियां गायब है मेरे प्रदेश से, तो उसके लिए एक अलग से अभियान चलाने की ज़रूरत क्यों? रेगुलर मॉनिटरिंग की सब्जेक्ट है कि महिलाएं क्यों जा रही हैं, रोज़ सज़ा में अगर कमी हो रही है तो आप पुलिसकर्मियों के तनाव की बात कर रहे हैं कि उनको तनाव है, तो उसके लिए आप उनको ट्रेनिंग दिला रहे हैं। तो आप प्रोसिक्यूशन से ट्रेनिंग दिलाइए कि आप साक्ष्य कैसे एकत्र किए जाएँ, वर्कलोड कैसे कम किए जाए, उनका जो ट्रेनिंग है इम्प्रूव कैसे हो, और जो उनकी जांच है वो किस दिशा में होना चाहिए। कई सारे हम केस देखते हैं, वो फरियादी कई बार सबूत जुटाता है, पुलिस आराम से अपनी एफआईआर करी, कोर्ट में पेश कर दी, क्या फरियादी जाने आरोपी जाने, ऐसे तमाम किस्से भी हमारे नज़र में आते हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह की जांच होनी चाहिए अपराध के मामलों में, पुलिस भी उस तरह की जांच नहीं करती है। मुझे लगता है उसके लिए पुलिस को जो प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, वो मध्य प्रदेश के अंदर में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोल रहा हूँ क्योंकि कई जगह तो है। बिल्कुल। जैसे हम बम्बई पुलिस की बात करेंगे तो बहुत प्रॉपर जांच होती है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस तो कई सारे मामलों में हम देखते हैं कि जांच को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, या उस जांच के लिए जितना तादाद में पुलिसकर्मी चाहिए या एक पर्टिकुलर केस के लिए जिस डेडिकेटेड तरीके से उसे जांच करना चाहिए, वो जांच पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता, उसके ऊपर काम का इतना बोझ होता है।
अब मध्य प्रदेश के अंदर आप पुलिसकर्मियों को अवकाश देने की बात कर रहे हैं तो कम से कम 55,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद ये संभव है। तो निश्चित तौर पे इसी तरह जो जांच की प्रक्रिया है उस आईओ के ऊपर इतने सारे मामले होते हैं कि वो फिर उसको उस तरीके से इन्वेस्ट करता है कि बस सबके बयान दर्ज किए और प्रकरण चालान कोर्ट के अंदर पेश कर दिया, बाकी फिर वो जो है मतलब सबूत कितने जुटाए, सबूतों को किस तरह से जुटाया, पुख्ता सबूत अदालत में साबित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर अदालत में कोई प्रकरण पुलिस ने दायर किया है तो प्रोसेस तो है कि यदि वहाँ से कोई बरी हो गया है तो जो जांच अधिकारी है उसकी भी मतलब वो होना चाहिए, लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं, क्योंकि लंबी प्रोसेस है। अदालत की प्रोसेस में इतना समय चला जाता है कि कई मामलों में तो जो जांच अधिकारी है पता चलेगा कि वो रिटायर्ड ही हो गए या बदलते जाते हैं या उनके थाने बदल गए या वो उस तरह से हो गया कि वो कहीं और पदस्थ है, यहाँ पे आज प्रकरण की जांच करने के लिए आ रहे हैं या बयान देने के लिए आ रहे हैं। तो वो सिस्टम को निश्चित तौर पे आमूलचूल बदलना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हो कि जो बात मुख्यमंत्री कह रहा है वो पुलिस मुख्यालय में बैठे अफसर क्यों नहीं सोचते? बिल्कुल निश्चित तौर पे सोचते होंगे, करते होंगे, लेकिन वो उस तरह से प्रकट नहीं हो पा रहा है जिस तरह से मुख्यमंत्री के बोलने से प्रकट हो गया। नहीं, क्योंकि दो केस हैं। जैसे दमोह का मामला है कि पुलिस एक ने हत्या का आरोपी फरार है, विधायक का पति। मैंने पहले भी कहा था मनोज कि इस मामले में पुलिस ने अंगभंग का मामला है जी, अंगभंग की धारा अलग है ना, धारा 370 हत्या के प्रयास का मामला है। बिल्कुल। तो अगर आपने पुलिस ने बहुत गंभीरता दिखाई तो उसे हत्या के प्रयास के मामले में कन्वर्ट करके धारा लगा दी, अंगभंग की धारा भी इसमें लगी होगी। लेकिन अब ये जो कानून मौजूदा कानून है उसमें अमेंडमेंट करने की बात है कि शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं, और जिस तरह से प्रभु ने कहा कि आप कानून के ऊपर कानून बना दो, और कानून का जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक जो भय पैदा होने के लिए जिस पर्पज से हम बना रहे हैं, बिल्कुल। हमने 37 लोगों को फांसी की सज़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना दी। अब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिन लोगों को सज़ा हो गई है उन्हें फांसी पे कब लटकाया जाएगा? पता चलेगा कि उसमें 50 साल लग गए। सुप्रीम कोर्ट में भी उसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, यदि पूरे प्रोसेस जल्दी से जल्दी कैसे होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा। 3 छोटे उदाहरण मैं बता दूं दर्शकों को भी कि बैतूल के एडिशनल एसपी के खिलाफ कोर्ट को वारंट जारी करना पड़ता कि गिरफ्तार करके लाइए, क्योंकि वो लगातार एक मामले की जांच में पेश नहीं होते हैं। दमोह में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस एसपी को हटा देना चाहिए, और जो विधायक पति हत्या के मामले में फरार है, 50,000 का इनाम है, और उनके साथ 2 गनमैन अभी भी फरार हैं। तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी संपर्क में होंगे। भोपाल का एक मामला है, मनुआ भान की टेकरी पे बच्ची के साथ रेप होता है, हत्या हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठते हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए, साल भर हो गया है। डीएनए रिपोर्ट में पता चलता है कि जो पुलिस ने सैंपल भेजा और जो बच्ची का डीएनए वो मैच ही नहीं कर रहा आरोपी का। तो ऐसे में अब सजा कैसे हो? उसमें फर्जी तरीके से एक तो आपने आरोपी बना दिया, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ही नहीं हुई, आप सही अपराधी तक पहुंचे ही नहीं है, इसलिए उसका डीएनए मैच नहीं कर रहा है। अब वो तो एक वैज्ञानिक जांच है जिसमें ये साबित हो रहा है कि पुलिस ने अपना पाप काटने के लिए एक आरोपी ढूंढा, आरोपी को बनाया और अपनी तरफ से केस को खत्म कर दिया। ऐसे मामलों में जो पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं तो वो तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। सरकार को ये कानून में संशोधन करना चाहिए। ये बिल्कुल यही हम चाह रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया है कि उनको नोटिस देंगे, फिर वो जवाब देगा, फिर निलंबित करेंगे, सीधे बर्खास्त नहीं कर सकते। सरकार इतने कानूनों में संशोधन करिए कि ये संशोधन करे, क्योंकि संदेह के हमारा मध्य प्रदेश वो राज्य है मनोज जी जो दुनिया भर में इकलौती मिसाल है कि जहाँ जिस आईएएस अफसर को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई हो वही आईएएस मध्य प्रदेश का मुखिया बन गया, चीफ सेक्रेटरी बन गया। तो लेकिन आपको नहीं लगता प्रभु जी की पड़ोसी उत्तर प्रदेश से उदाहरण लें, क्योंकि आईपीएस अफसरों को उन्होंने जबरिया रिटायर कर दिया, अभी हमारे यहाँ तो सफाई वालदारों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। बिल्कुल उदाहरण उसको उत्तर प्रदेश से देखना चाहिए मनोज जी की। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो राजनेता नहीं रहा है पुराना, बिल्कुल उसका धार्मिक क्षेत्र में ज़्यादा उसका वजूद रहा है, भाषण अच्छे देते रहे होंगे, लेकिन वो उसका प्रशासनिक पकड़ देखिए, आप उसका निजाम चलाने का तरीका देखिए। उसने कहा कि गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश छोड़ दें तो इनकाउंटर होने लगे। अब आप ये देखिए कि मुख्तार अंसारी जैसा आदमी जो क्रिमिनल है वो उत्तर प्रदेश छोड़ के पंजाब की जेल में उसने शरण ले रखी थी। 2 साल तक सारे दाव पेच लगा लिए सारे वहाँ रहने के लिए। कोई भी उत्तर प्रदेश का अपराधी जो है पुलिस की गाड़ी में नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है कि उसको पैदल ले जाया जाए। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो रसूख अभी कायम हुआ है, इसलिए कायम हुआ है ना, उनकी मुख्यमंत्री की मंशा से कायम हुआ है। बिल्कुल। तो ये इस तरीके का रसूख कायम होना चाहिए, तो फिर ये जो ऐसी घटनाएं नहीं होगी बार बार की पति ने एक का पैर काट दिया, फिर दूसरे ने भी देख के काट दिया, तीसरे ने भी काट दिया। आप पहले वाले पति का ही ऐसा मान मर्दन कर दीजिए तत्काल की, उसके बाद हो ही ना। सरकार को तुरंत बोलना चाहिए, हम 5 घटनाओं का इंतजार क्यों करें?
कि 5 घटना हो जाए उसमें सिंपैथी गेन करें, उसके बाद फिर हम कहें कि कानून बना रहे। जब तक कानून आएगा पता नहीं तब तक क्या क्या और हो जाएगा। बिल्कुल तो ये निश्चित रूप सारी से चीज़ों को रोकने के प्रबंध सरकार को करना चाहिए। पुलिस का अमला है वो उसको लगाएं, तत्काल कार्रवाई करें ऐसे मामलों पे, और जो दोषी हों, जो लापरवाह पुलिस अफसर, उनको बर्खास्त करें। देखिए मनुआ वांड वाले मामले में तो बेचारा निर्दोष आदमी जो है इतने समय तक जेल रहा है, बाद में पता चल रहा है कि उसका डीएनए मैच नहीं कर रहा। अब नया सिरे से पुलिस आरोपी को ढूंढे। बिल्कुल, और तो सीबीआई ये- जांच हो हाँ, रही है तो उसकी। इस तरह के अगर पुलिस फर्जीवाड़ा करके आरोपी को पकड़ रही है, जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, आप जांच इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं कर रहे हो, तो फिर निर्दोष लोगों को फंसा के अपना पाप काट रहे हो। बिल्कुल, और भोपाल में उदाहरण है कि पुलिसकर्मी की बच्ची से रेप होता है, हत्या हो जाती है और उसका आरोपी बरी हो जाता है। इससे शर्मनाक और पुलिस विभाग के सबसे लिए शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। तो निश्चित रूप से उम्मीद की जाना चाहिए सरकार इससे सबक लेगी, और जो ऐसा आपने सुझाव दिया है कि सरकार का एक निजाम होना चाहिए और वो दिखना चाहिए। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री की मंशा है, अच्छी है, और जैसा प्रभु जी ने, भटनागर जी ने कहा, कानून भी तमाम सारे हैं, लेकिन सवाल वही है कि जब उन पे इम्प्लीमेंट की बात आती है, इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, तो फिर पुलिस महकमा कहाँ पिछड़ जाता है। आज भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि 700 थानों में महिला डेस्क बनेगी, लेकिन अभी तक सारे जिलों में महिला थाने ही नहीं बन पाए। स्थिति ये है कि हाईकोर्ट के दखल के बाद भी मध्य प्रदेश के जितने देश भर में, दुनिया भर में, हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर गांव-गांव, गली-गली शौचालय बनाए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम सारे थानों में अब भी महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब महिलाओं के लिए अलग कानून की बात हो रही है, लव जिहाद पे कानून आ रहा है, 3 तलाक पे कानून आ रहा है, अंग भंग पे नए कानून की बात हो रही है, बच्चियों पर रेप के मामले में फांसी की जैसा कानून आ रहा है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी प्रावधान करना चाहिए कि महिलाओं को थाने जाएँ तो एक अलग डेस्क हो, उनकी सुनवाई तरीके से हो, उसकी जाँच अच्छे से हो, और आरोपियों को कुल मिलाकर सज़ा मिले, क्योंकि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक अपराधियों में भय नहीं होगा, और बिना भय के प्रीत कभी होती नहीं है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।